काउंटर। वैसे हम आज बिटकॉइन की बात तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं इन फ्यूचर आपसे चर्चा करना चाहूँ बिटकॉइन की, तो आप सलाह देती हैं बिटकॉइन के ऊपर भी? ये सेबी बैक नहीं है। मैं ट्रैक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हमें जब रिसर्च करनी होती है, जब हमें पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है ना, तो अक्रॉस द कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एसेट क्लासेस हैं उसको हम ना करें। बिटकॉइन हमारे यहाँ सेबी बैक नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है क्रिप्टोज़ का। तो अगर आप एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कभी आप क्रॉस वो देखिएगा, इन्वर्स कोरिलेशन है। बिटकॉइन में पैसा आता था तो गोल्ड से पैसा जाता था, गोल्ड में आता था तो बिटकॉइन में जाता था। सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2026 में भी, मतलब बेरिंग दिस क्राइसिस, क्योंकि क्राइसिस में तो इक्विटी में भी सब में पैसे गए हैं, लेकिन क्रिप्टोज में पैसा आता है तो गोल्ड से जाएगा फॉर द टाइमिंग, गोल्ड में आएगा तो क्रिप्टोज में जाएगा। तो वो एक चीज़ आपको देख के बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि स्मार्ट मनी शिफ्ट कहाँ हो रहा है। तो क्रिप्टोज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको लेवल्स यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकती हूँ क्रिप्टोज के बारे में। कहाँ तक जाएगा ये? तो ऐसा लग रहा है रसातल में चला गया है। बिटकॉइन तो अब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसका जो डाउन साइड है ना, अभी ये रहेगा, और ये करीब करीब मुझे लग रहा है कि ये हॉरिबल होगा बोलना, लेकिन एटलीस्ट ये 51-45 के करीब जा सकता है। मुझे पहला एक्सपर्ट, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैंने जब से ये पॉडकास्ट चैनल पैसा बोलता है शुरू किया है, मेरे पास पहले एक्सपर्ट आज आप ऐसी हैं जिन्होंने बिटकॉइन के ऊपर कुछ बात भी की है या उसका लेवल बताया भी है। ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं और इसलिए मैं बिटकॉइन के ऊपर कभी चर्चा कर ही नहीं पाती हूँ। लगे हाथ फिर ये भी पूछ ही लूँ कि अब जब इतना डाउन हो गया है और आगे का आप लेवल भी बता रही हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक होगा क्रिप्टो में पैसा डालना? क्रिप्टो एक न्यूट्रल एसेट क्लास है, तो आप ये नहीं कह सकते, मैं क्रिप्टोज़ के बारे में ये नहीं बोल सकती, मैंने एक कहा कि ये गोल्ड के साथ इन्वर्सली कोरिलेटेड है, लेकिन इसके अपने कुछ फंडामेंटल्स होते नहीं हैं। जैसे मैंने बोला कि क्रूड अब जाएगा तो इक्विटी नीचे आएगा। आप जैसे कि 2 मार्च से अभी तक इक्विटी और क्रूड का चार्ट लगा लें, क्रूड को देख के आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट वो इन्वर्स जा रहा है। लेकिन क्रिप्टोज में आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल न्यूट्रल एसेट क्लास है। तो मुझे लग रहा है कि ये तब बढ़ेगा जब सारे एसेट क्लास में लगेगा कि मूवमेंट्स हो चुकी हैं, तब इसमें फॉर द टाइमिंग टेम्पररी पैसा आएगा। तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टेबिलिटी अभी देता हुआ नजर आएगा पोर्टफोलियो को। और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए आपकी क्या सलाह है निवेशकों को? गोल्ड और सिल्वर में अभी इन्हें पैनिक हो सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बॉटम नहीं बना, अभी नहीं बना है बॉटम अभी कान नहीं बना खोल के सुन लो, अभी बॉटम नहीं बना है। बॉटम क्या हो सकता है गोल्ड सिल्वर का? इसमें एक मैं देख रही थी, फिबोनाची से मैं देख रही थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो पहला लेवल यहाँ पे निकल के आएगा 1,27,000 मतलब आ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब लगभग हम लोगों ने 200 डेज का मूविंग एवरेज बाहर टच करा है, यहाँ नहीं करा है। मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट लेवल होगा यहाँ पे आने का वो हो सकता है 1,27,000 बिटवीन 1,16,000। अब आप बोलेंगे कि इतना लंबा रेंज, जो कमोडिटी एक दिन में 10,000 का मूव दे रही है उसका जो सपोर्ट का रेंज होगा वो अब यहाँ पे लंबा बनेगा, क्योंकि हमने बड़े मूव्स यहाँ पे आती हुई देखी हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,16,000 से 1,25,000 ही हम मान के चलते हैं, 1,27,000 वहाँ पे हमें स्टैगर्ड वे में करना होगा। और मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना इस मार्केट में कि आप एज अ मतलब SIP इसमें निवेश करें, भले ही आपका ETF हो या आप फिजिकल में जा रहे हैं, एट ए टाइम आप सारा पैसा ना लगाएं। अभी मैं कहूँगी कि अभी जिस लेवल पे हम यहाँ पे खड़े हैं 1,40,000 के करीब है, मुझे लग रहा है कि 1,37,34 आता है, आप 25% एटलीस्ट लेके रख लीजिए। नीचे आता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि और बाइंग करेंगे और SIP की तरह बाइंग करेंगे। ऑन एन एवरेज 1 साल बाद आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में और अच्छा दिखेगा। वाओ! लेकिन अभी आप डाउन होता ही देख रही हैं गोल्ड को? मुझे लग रहा है कि नॉइज क्लियर नहीं हुआ, डस्ट सेटल नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि जब यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना कि गोल्ड में इतनी फॉल क्यों आई, मैं ना एक चीज़ देख रही थी कि इतनी फॉल जब आप क्राइसिस में हम आते हैं, सपोज हम ही क्राइसिस में आ गए, हमें बिल्कुल कैश की ज़रूरत है, तो हम उस एसेट क्लास से निकलेंगे जिसमें ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। गोल्ड जितना प्रॉफिट तो किसी ने दिया ही नहीं, निफ्टी ने नहीं दिया, किसी भी एसेट क्लास ने नहीं दिया, और क्रॉस द ग्लोब। तो सबसे अगर आप बोलेंगे कि गोल्ड यहाँ पे नीचे आ गया, स्टिल 73,000 से अभी ये 1,40,000 के करीब है। जिन्होंने 70, 75, 80 पे किया हुआ है, स्टिल दे आर इन प्रॉफिट। तो जब पैसा निकलना होगा तो वो इक्विटी से नहीं निकलेंगे, उनको पता है कि जब यहाँ से हमारा एवरेजिंग करूँगा मैं, या तो फिर ऊपर आएगा तो निकलूँगा। गोल्ड में मुझे प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ से मैं निकल सकता हूँ।
Right. ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों ने गोल्ड और सिल्वर से पैसे निकाले हैं, स्टिल दे आर इन द प्रॉफिट। जो लोग 2024 और 2025 के बिगिनिंग से यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है गोल्ड और सिल्वर में पैसा जाने का। तो गोल्ड का आपको बॉटम लाइन जो है वो मैम की तरफ से बताया जा चुका है, और इसी बात पर फटाफट से पहले पॉडकास्ट को आपको लाइक करना है। सिल्वर की बॉटम लाइन अभी भी आपने नहीं समझा ये मैम, वो कहाँ तक गिर सकता है? सिल्वर मुझे ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है। सिल्वर मुझे लग रहा है कि $58 जो कॉमिक्स ट्रैक कर रहे हैं ये उनके लिए है, और काफ़ी लोग कॉमिक्स को ट्रैक करके फिर अपनी मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी मार्केट की बात की जाए, उनको बेस्ट लेवल मिलेगा 2,10,000 से लेके 1,90,000 का, 190 से लेके, इनफैक्ट वो 217 218 वाले जोन में भी कर सकते। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़े से रह जाते हैं कि अरे उन्होंने तो 2,20,000 बोला था, वो 25,000 से रिवर्स हो गया। राइट। ऐसा भी होता है और वो हमें बड़ा रिग्रेट होता है कि यार 2,000 से हमारा पॉइंट रह गया। तो मैं इसलिए थोड़ा सा रेंज बोलती हूँ कि उनको 1,90,000 से लेके 2,15,000 वाला एक जोन है, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर हम मतलब 2026 की बात करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक मेटल है, मतलब अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो यहाँ पे एक हर्डल आता हुआ दिख सकता है। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन टारगेट रखना होगा 2026 के लिए। एक तो हम यहाँ पे 3 लाख का रखेंगे, फिर यहाँ पे 3,25,000 का पहला रखेंगे, और जो अल्टीमेट यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होती है वो 3,50,000 का होगा। लेकिन यहाँ पे 4 लाख, 4.5 लाख या 5 लाख की बात 2026 में नहीं करनी चाहिए। पर अभी जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, उस हिसाब से अगर आपको ये सांत्वना भी मिल रही है मार्च के महीने में कि आखिर तक 3 लाख हो जाएगा, अब वो 3.15 3.25 कितना होगा वो बात की बात है, तो मुझे लगता है ये भी मार्केट के लिहाज से अच्छा है, ये लेवल भी अच्छा है। आप मानती हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसकी रिकवरी रेट्स को देखिए, हम लोगों ने 1,20,000 आता हुआ देखा, फिर ये फॉल 2 दिनों तक कहाँ तक आया था, ये आया था 60 से नीचे चला गया था, $60, $1,20,000 $60, हाफ प्राइस हो गया। उसके बाद जो रिकवरी आई थी $60 से, वो $94 की थी। यानी कि 60 से आप $34 का हायर साइड देख रहे हैं, मोर देन 50%। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करके नॉर्मल चलूँ, $70 है, मैं 50% डालूँ तो ये तो 100 की तरफ आ रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे $90 बोला है। और अपने बाज़ार में बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दर्शक होते हैं वो अपने MCX टर्म्स में जानते हैं, तो यहाँ पे प्राइसेस 4,20,000 से कितना नीचे आया था, वो नीचे आया था करीब अगर मैं बात करूँ, लो था 2,25,000 का। 4,20,000 से इतने नीचे आने के बाद हमने रिकवर होता हुआ कहाँ तक देखा था, हमने रिकवर होता हुआ देखा था 3 लाख तक। तो इसकी जो रिकवरी होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब मैं आगे आपसे इन्वेस्टमेंट को लेके चर्चा करने वाली हूँ, ETF को लेके बात करने वाली हूँ कि गोल्ड ETF में कैसे निवेश करें, थोड़ा उसका सवाल रहने वाला है। लेकिन जो ट्रेडर अभी आपको देख रहा है, अब क्या है ना मैम, मैंने तो आपके साथ बस एक आज पॉडकास्ट किया, आप वो 1 महीने बाद अगर जानना चाहे कि आप क्या लेवल सजेस्ट कर रही हैं, तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है, और क्या आपकी तरफ से मार्केट किधर जाएगा, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, उसको लेके किसी तरह से कुछ राय दी जाती है व्यूवर्स को? इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि उनको डे टू डे रिसर्च से जुड़े रहना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस मार्केट में जहाँ बहुत सारे नॉइजेज हैं ना, ये नॉइज़ को क्लियर करने के लिए वो रिसर्च बेस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग करें। रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग के लिए कई सारे चैनल्स होते हैं, उन्हें ये देखना है कि जो भी चैनल उन्हें मतलब गाइड कर रहा है वो NISM सर्टिफाइड मतलब एनालिस्ट होने चाहिए, वहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस किस तरीके का है। तो इस तरीके से हमारा जैसे SMC का अपना टेलीग्राम चैनल है, कमोडिटी टेलीग्राम चैनल है, और इसका नाम है कमोडिटी मंत्रा बाय SMC। ये मैं शेयर कर दूंगी। और इसमें क्या होता है कि ये मार्केट हमारी बहुत वाइब्रेंट मार्केट है, ये 9 बजे से लेकर रात के 11:50 तक होती है। और इसमें 3 टाइम आपको मिलता है, 3 टाइम्स यू कैन मेक अ ट्रेड। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो जापान पहले खुलता है, चाइना बाद में खुलता है, दुबई खुलता है। 3 मार्केट का इम्पैक्ट आता है कब, 9 AM हमारे पास आ जाता है। वो हम थोड़ा नॉइज़ क्लियर होने देते हैं, 9:30 के बाद हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ पे शेयर करते हैं। तो वो हमारा एक टाइम होता है। दूसरा टाइम होता है जब LME ओपन होता है। तो इस मार्केट की ब्यूटी ये है कि जैसे इक्विटी में मतलब 9:30 to 3:30 है, हम ट्रैक नहीं कर पाते ज़्यादा। फिर LME का इम्पैक्ट हमारा आता है 1 से 1:30 बजे के बीच में, वहाँ हमारे दूसरे ट्रेड्स होते हैं। तीसरा ट्रेड हमारा होता है इवेंट बेस्ड होता है, और वो होता है US मार्केट जब ओपन होती है 6 PM ऑनवर्ड्स। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हुए फंडामेंटल, टेक्निकल्स, वेरियस अपडेट्स और इवेंट बेस्ड कॉल्स, इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजीज, चाहे वो इंट्राडे हो या ऑप्शंस है, फ्यूचर्स हैं, ये सारा हम इंक्लूड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में।
ओके और यहाँ आपकी तरफ से ही सिर्फ सलाह दी जाती है या बाकी लोग भी जुड़े होते हैं? ये एसएमसी की कमोडिटी रिसर्च टीम का अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसमें बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट मिलके और बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जनरेट करते हैं। या तो ये टेक्निकल प्योर होता है, वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, फिर हम एक टेक्नो फंडा देते हैं। वो उसकी जो मतलब स्ट्राइक रेट्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब आप कहेंगे कि कैसे अच्छी होती है, जैसे मुझे लगा कि फंडामेंटल्स यहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि गोल्ड की सीजनैलिटी बढ़ती है अक्टूबर मंथ्स ऑनवर्ड्स, उसका डिमांड बढ़ता है फिजिकल, और टेक्निकल चार्ट हमें दिखा रहा है कि यहाँ से अब यहाँ पे बिल्कुल हम बुल जोन में जा रहे हैं, यानी कि हम अपवर्ड जोन में जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है कि फंडामेंटल्स भी हमें कन्फर्म कर रहा है, बाय साइड टेक्निकल भी कन्फर्म कर रहा है, तो वो कॉल्स होती है टेक्नो फंडा कॉल्स। ये कहीं अलग दिखाई देती है या सेम चैनल पे रहती है? सेम चैनल पे होती है वो, और हम सारे ही फ्लायर्स में अलग लिखते हैं वहाँ पे कि दिस इज टेक्नो फंडा कॉल्स, दिस इज इंट्राडे, दिस इज पोजिशनल कॉल, टेक्निकल बेस्ड कॉल, और इसमें आपको एंट्री और एग्जिट प्रॉपर बताया जाता है। और साथ में क्या होता है कि इस चैनल्स पे हम ये भी देखते हैं कि हम उनके साथ लाइव सेशन करके जुड़ पाए, ये वन साइडेड ना हो। दूसरी बात यह है कि जब कमोडिटी मार्केट होती है तो उसके बड़े ट्रिगर्स होते हैं। जब शाम में डेटा आना शुरू होता है या बिफोर यहाँ पे डेटा आना शुरू होता है, यूके से लेके आप अगर देखेंगे सुबह में चाइना, जापान का, इंडिया का, फिर यूएस में जब डेटा आना शुरू होता है फ्रॉम 6 PM टू 8:30, 9 PM, 9:30 PM, हम उस इवेंट्स को कवर करते हुए भी यहाँ पे इवेंट बेस्ड यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को जनरेट करते हैं। ओके तो ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको इवेंट बेस्ड, फंडामेंटल, टेक्निकल, टेक्नो फंडा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस दोनों में। तो मेरे साथ ये जो आपकी यहाँ बातचीत है, जो मेरा ये पॉडकास्ट है, वो मेरे जितने भी व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका टेलीग्राम चैनल जिसकी अभी आपने बात बताई वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? अब एक हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसमें कि कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ अपडेट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बड़ा इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रैटेजीज चाहिए और भी ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज चाहिए, इसके लिए हमारा एक प्रीमियम चैनल है कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी। अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जुड़ना चाहते हैं तो फिर एक यूट्यूब चैनल भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो मैंने मतलब कमोडिटी इनसाइट्स के नाम से ही बनाया है। वो आपका चैनल है? बिल्कुल, कमोडिटी इनसाइट्स बाय वंदना भारती। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, चाहे कमोडिटी मंत्रा हो, हमारा टेलीग्राम चैनल, या यूट्यूब चैनल हो, ट्रेडर्स को ये चाहिए कि मार्केट खुलने से पहले उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो तैयार रहें। उनको अगर मतलब कोई कैरी फॉरवर्ड है वो भी उनको काटना है, प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है, या उनको तैयारी करनी है कि आज मार्केट किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ हमें पॉडकास्ट भी देते हैं डेली, और यहाँ पे हम प्री मार्केट एक समरी देते हैं, ताकि वो बिल्कुल तैयारी करे, क्योंकि रात में यूएस की मार्केट बंद होती है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। राइट मेरा हालांकि फोकस हमेशा फ्री वाले के ऊपर रहता है, हम दोनों का लिंक दे देंगे। अब ये तो खैर व्यूअर की मर्जी के ऊपर है कि वो किसको ज्वाइन करता है, लेकिन जो आपका फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें क्या फैसिलिटी मिलेगी मेरे व्यूअर्स को? इसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे डेली आपको 2 स्ट्रैटेजीज जो हैं वो मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पे जो है वो फोर्सली ना जुड़े, या फिर वो बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़े। कब हमने एग्जिट कराया, कब हमने एंट्री कराया, कब हमने उनको हटाया, ये पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। वो ट्रेलर आपका वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, फिर पूरी पिक्चर के लिए आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है। इसमें हमारे मतलब 2 बार हम इन्हें टेक्निकल लेवल्स भी देते हैं कि ये कमोडिटीज़ हैं, ये एग्री हैं, ये मेटल्स हैं, ये एनर्जी है, ये किस तरीके से मतलब ट्रेंड क्या है, इनके सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये किस डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो थ्रू आउट द डे उनको मतलब मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, लेवल्स मिलते हैं। लेकिन जो मेन हमारा जो सर्विस होता है वो फिर प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने के बाद सबकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, चाहे वो नंबर ऑफ़ कॉल्स हो, इन्फॉर्मेशंस हो। जैसे कि हम कोई भी डेटा आता है तो उस डेटा को एनालाइज करके उसका इम्पैक्ट कमोडिटी पे क्या होगा, किस पर्टिकुलर कमोडिटी पे क्या होगा, वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं प्रीमियम चैनल पे। राइट और मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आपका फ्री वाला चैनल है उस पर ही आप जितनी सलाह या रिपोर्ट शेयर करते हैं उसके आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते होंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें थोड़े से सहारे की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है। हाँ
वेरी ट्रू। तो हम दोनों का ही लिंक देंगे और वो व्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जैसा आपको मालूम ही चल गया कि फ्री वाले चैनल पे एटलीस्ट आप जाके ये तो चेक कर ही सकते हो कि वंदना जी की जो टिप है वो किस तरह की है, आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है और फिर आप मूवी देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ट्रेलर जब तक पसंद नहीं आएगा वंदना जी मूवी कोई भी नहीं देखेगा। ये हमारे साथ भी है। वेरी ट्रू। अब मैंने जैसे कहा था कि मैं इन्वेस्टर के लिए आगे आपसे सलाह लेने वाली हूँ, पहले तो मुझे आप ये बताएं, हम में से ज़्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, अगर आप भी हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हम कौन सा ETF चूज़ करें, क्योंकि कोई ETF हमें हल्का सा ज़्यादा रिटर्न दे रहा होता है, कोई ETF हमें थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा होता है, और इस कन्फ्यूजन में मुझे लगता है कई लोगों का निवेश भी थोड़ा डिले हो जाता है। तो ये क्यों होता है और आपकी फिर सलाह क्या है? मैं इस पे 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है कि आपको एक तो एक्सपेंस रेशियो देखना होगा, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हर ETF का अपना ट्रैकिंग एरर होता है, जिसमें सबसे कम ट्रैकिंग एरर हो ना, वहाँ पे निवेश करना चाहिए। और दूसरा होता है हम एक्सपेंस देखते हैं। और एक चीज़ जो मैंने 2025-26 में मैंने पेन देखा है निवेशक का, उन्होंने ये कहा है कि जो रिटर्न हमें M6 में दिखता है वो हमारे अपने ETF में नहीं दिखता। वो पेन मैंने फील करा। तो मैं उन्हें यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे सेबी ने अलाउ करा है, अब जो हम ट्रैक करेंगे वो हम M6 प्राइस को करेंगे। ओके। पहले हम क्या करते थे कि LBMA प्राइस को करते थे, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, क्योंकि वो फिजिकल के लिए जाना जाता था। तो हमारा ETF जो है वो LBMA को फॉलो करता था। तो हमारे मतलब कि M6 के प्राइस में और ETF के प्राइस में डिफरेंस आता था। ये मैं बहुत बार मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू भी क्लैरिफाई कर चुकी, क्योंकि बहुत बड़ा पेन एरिया था। अब यहाँ पे जो ETF के निवेशक हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हम मार्च में M6 के प्राइस को अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक तो वहाँ पे कुछ दिन की और बात है। और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट इस न्यूज़ का वेट कर रहा था, अब ये करेक्शन आ रहा है, और इसे मैं पैनिक नहीं, इसे मैं वैल्यू बाइंग बोलूँगी। पहले तो आप इसको करेक्शन कह रही हैं, क्रैश नहीं कह रही हैं। क्रैश नहीं कह रही हूँ मैं, बोल रही हूँ ये करेक्शन है। और ये क्रैश भी आप इसे अगर कहते हैं कि 20% के बाद एक बेयर मार्केट में आ जाता है कोई भी चीज़, ऊपर से 20% करेक्शन हो तो ये बेयर मार्केट की डेफिनेशन हो। लेकिन जो यहाँ पे 130% बढ़ गए हैं उनके लिए 20% आप बेयर मार्केट नहीं बोल सकते कि वो बेयर मार्केट में आ गया, क्योंकि उसने 1 साल पहले मतलब डबल का रिटर्न भी तो दिया है। हमें वो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक करनी होंगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा खासा करेक्शन है जहाँ से वैल्यू बाइंग आएगी। तो आपको देखना है, एक्सपेंस रेशियो देखना है, लिक्विडिटी देखनी है कि वो फंड लिक्विड होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको ट्रैकिंग एरर देखना जिसमें सबसे ज़्यादा कम हो। जैसे कुछ होते हैं, जैसे टाटा है, वहाँ पे मैंने कम देखा है, एक्सिस में मैंने कम देखा है। हालांकि वो खुद से भी इसको एनालाइज करें और फिर कर सकते हैं निवेश। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि धीरे धीरे जो भारत है ना, ये ट्रेंड ट्रैकर से हम प्राइस टेकर नहीं बनेंगे, हम प्राइस सेटर बनने की दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि चाइना, अभी हम ये दूर का लग रहा है कि ये तो दूर की बात है, लेकिन फिजिकल में हम सेकेंड लार्जेस्ट बायर हैं। तो चाइना को अब हम ट्रैक कर रहे हैं कि चाइना में सिल्वर में, गोल्ड में क्या हो रहा है। अब जिस तरीके से गिफ्ट सिटी में हमारा बुलियन एक्सचेंज है, इंडिया का अपना बुलियन एक्सचेंज है, तो हम फिजिकल में जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने बुलियन एक्सचेंज को यहाँ पे ETF का प्राइस सेटर मानेंगे। वाह। लेकिन आप क्या हमें आपका फेवरेट ETF का नाम बता सकती हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? मुझे लग रहा है कि मैं 2-3 नाम मैं बता सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये डिस्क्लेमर नहीं तो मैं है। हमेशा व्यूवर्स को देती हूँ कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए। वंदना जी कतई आपको नाम बता के ये नहीं कह रही कि आंख बंद करके इधर पैसा लगा दो, खुद R&D करो, आपके वित्तीय सलाहकार से पूछो। ये किसी भी तरह से निवेश से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ पे ना एक लॉजिक लेना चाह रही हूँ। इसमें मैंने 3 क्राइटेरिया को रखा जो मैंने आपसे शेयर किया, लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो। इसके हिसाब से पहला तो टाटा आता है। टाटा मुझे लिक्विडिटी के हिसाब से अच्छा लगता है। फिर आपको निपॉन का ETF का गोल्ड बीज है, फिर निपॉन का ही सिल्वर बीज है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन 2-3 चीज़ों में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। फिर मुझे एक्सिस भी बढ़िया लगता है, ICICI प्रू है। तो जो 4-5 हमारे सबसे मोस्ट लिक्विड है, हमें उसमें जाना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये वंदना मैम आपसे कि अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं एड यार्डेनी,
उनकी तरफ से भी कहा गया है, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कियोसाकी साहब जो गलत भविष्यवाणियां करने के लिए अब मुझे लगता है जाने जाते हैं, दोनों ही की तरफ से कह दिया गया है। मैं कोट करूंगी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एड यार्डेनी का, उनका कहना है कि 2029 तक, वो 26 की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं 2029 तक सोना $10,000 हो जाएगा। तो आप डेकेड के एंड में देख रही हैं गोल्ड $10,000? मुझे लग रहा है कि बहुत लॉजिकली चलना चाहिए। मुझे आपने कहा ना, मैंने कुछ साइकिल्स यहाँ पे देखे 6500 तो आपने 2026 का ही बता दिया। 26 का नहीं, 27 का वो हो सकता है। मतलब हम 26 का उसको लेके नहीं, 27 का हम उसको लेके चल सकते हैं। हाँ। और इसमें टाइम लगेगा आने में। और एक मुझे एक बहुत बड़ा वो याद है कि 2008 की बात है, जब यहाँ पे $147 क्रूड गया था। फिर गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आई थी, उस समय बुश थे मिडिल ईस्ट में उस समय, और वो कोई एग्रीमेंट करने गए थे। उस समय गोल्डमैन सैक ने निकाल दिया कि $200 आ जाएगा क्रूड ऑयल, और वहाँ से क्रूड ऑयल कितना आया था? $34 आया था, इमेजिन। जबकि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के ऊपर तो हम हमेशा चर्चा करते हैं, मीडिया में तो बहुत बात होती है उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर। फ्रॉम दैट डे आई नेवर एवर रेफर सब रिपोर्ट्स। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास इतना डेटा होता है, चाहे हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि हम साइकिल्स को देख के हम अंदाज़ा थोड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं, स्टडी करके कि किस तरीके की मूवमेंट बन रही है। और ये इसके लिए मैं ऑप्शन चेंज का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि अगर 2029-30 की बात करूँ, इसमें कुछ लॉजिकल उन्होंने बोला है, मैं इसे डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि डी-डॉलराइजेशन बहुत तेज़ी से होगा यहाँ पे। जिस तरीके का मतलब जियो पॉलिटिक्स बन रहा है, यूएस ने जैसे मतलब वो सपोर्ट नहीं कर पाए, वो सेफ गार्ड नहीं कर पाए अपने लाइफ को। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि 2029-30 तक यहाँ पे एक बारी हम $75 $100 तक आता हुआ देखें। तो इस लिहाज से, आपकी कही हुई बात के लिहाज से, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर को रखते हैं, वो 20% से 50-60% कितना भी हो सकता है, उन्हें क्या अपना रेशियो बढ़ाना चाहिए? 2026 में हम देख रहे हैं 4400, और आपकी बात मान के ही मैं देखूं, अगर $7,500 तक तो आप बता ही रहे हो ना कि 29-30 तक होगा। डेटा वाइज चलेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, बताइए। डेटा वाइज चलेंगे तो 2011 से 17% का CAGR है गोल्ड का, निफ्टी का 13% के करीब है। डेटा अपने आप में कह रहा है कि ये मौका मिला है, इसको चूकना मत यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखें 4,20,000 पे फोमो था, वहाँ पे मैंने मना किया था। अच्छा। मैंने 350 के बाद बोला था कि नाउ इट इज़ स्पेकुलेटिव, ऑल स्पेकुलेटिव, जनवरी वाज ऑल स्पेकुलेटिव। तो मैंने बोला था ये फोमो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो 17% का CAGR दे रहा है, उस काउंटर पे हमें यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं 10 to 15%, वो बुकिश लैंग्वेज मतलब हमारे दिमाग में होता है 10 to 15%। आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट टुवर्ड्स 20%, 20-25% आप यहाँ पे रखिए। और कुछ तो है कि सेबी ने अब अलाउ करा है म्यूचुअल फंड्स को कि वो 30% तो गोल्ड सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। वो भी वो बढ़ा रहे हैं अपने उसको पोर्टफोलियो में, तो हम क्यों नहीं उसे 20-30% तक लेके जाएं? राइट। सेबी ने कितना बड़ा स्टडी किया होगा इससे पहले कि वो म्यूचुअल फंड्स को अलाउ करे 30% तक, तो हम क्यों नहीं 20-30% खुद से जा पाए? हमें किसी सेबी की जरूरत नहीं है, हम अपने पोर्टफोलियो में PMS हम खुद मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इक्विटी को रखिए, इक्विटी का साइकिल बहुत बढ़िया आएगा। ये एक बार क्रैश आ जाए, इसके बाद एक बहुत बढ़िया साइकिल बनेगा। इक्विटी को छोड़ना नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को कम से कम 25% तक लेके जाइए। एक बार क्रैश आ जाए, आपने बोला क्रैश आ गया नहीं है मार्केट में? मुझे लग रहा है कि क्रैश आ गया है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इट्स ओनली अबाउट 5 to 7%। तो मुझे लग रहा है कि 5 to 7% के लिए हमें अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करनी चाहिए। अब लगे हाथ फिर ये भी बताइए कि गोल्ड में कितना % हो और सिल्वर में कितना % हो? अगेन मैं जाना चाहूँगी उस रेशियो के साथ। जो रिस्क हैंडल कर सकते हैं उनको 60-40 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 50-50 रखना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात में यहाँ पे निवेश की बात कभी भी यहाँ पे 2-3 साल से कम की नहीं होती है। पहले तो ये ध्यान में रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि 50-50 आप रखिए यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे रिस्क टेकिंग है उनके लिए ये 60-40 का होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिल्वर तभी गिरेगा जाके जब तक उसका सब्स्टिट्यूट ना आ जाए। गोल्ड का सब्स्टिट्यूट वैसे मैंने आज ही पढ़ा कि आ गया है शायद मार्केट में। वो जो हम बना रहे हैं, हाँ, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है अभी।
अच्छा, हाँ, जैसे हम लैब ग्रोन डायमंड देखते हैं लैब तो ग्रोन हाँ, गोल्ड sort का of, भी आया है, right. लेकिन उसकी कॉस्टिंग फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा है। सिल्वर की आ सकती है, सिल्वर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, मैंने बोला 50-50 तभी बोला क्योंकि एक क्लासिक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। लेड का प्राइस, निकल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड थे। निकल के प्राइस की जगह चाइना ने यूज़ करा पिग आयरन, और उसके बाद हम लोगों ने 2200 से हम लोगों ने डाउनफॉल देखा था 400 का सब्सटीट्यूट इम्पैक्ट। फिर आप एक चीज़ देख सकते हैं, लेड बैटरी बनती थी, लेड बैटरी के बाद आया लिथियम, लिथियम के प्राइसेस 400% बढ़ गए थे, और लिथियम के प्राइसेस बढ़े, उसके बाद आ गया सोडियम आयन बैटरी, और वहाँ से लिथियम के प्राइसेस फिर 250% वहाँ से गिर गया। हाँ. तो जब तक सब्सटीट्यूट ना आए तब तक प्राइसेस ऊपर रहते हैं, लेकिन जैसे ही सब्सटीट्यूट मिल जाता है बाजार को सस्ता, तो प्राइस जाके वहाँ पे नीचे आता है। लेकिन सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व, रशिया सिल्वर खरीद रहा है, रशियन सेंट्रल बैंक सिल्वर खरीद रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि ये कोई कॉपर है, कॉपर को भी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये कोई कॉपर है। कॉपर तो पूरा इकोनॉमी को कहते हैं कि PhD ऑफ इकोनॉमी, तो कोई साधारण मेटल लेके हम नहीं चल सकते सिल्वर को, सिल्वर की डिमांड बनी रहेगी। आपसे मैं बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि अनुभव बोल रहा है। मैं ना छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। हाँ. जब हम ये मोबाइल है, हम इसके सिम कार्ड को बदलते हैं, हम डस्टबिन में डालते हैं, हम सिल्वर डस्टबिन में डाल रहे हैं। लेकिन जब हम गोल्ड का छोटा सा भी एक होता है ना, तो हम बोलते हैं इसको बचा के रखना, वो सुनार के पास जाके दोबारा बनवाना है हमें। हाँ. तो जो रिसाइकलिंग है गोल्ड की वो बहुत सुपर डुपर है, लेकिन सिल्वर में हम सोचते ही नहीं है। सिल्वर हम सोलर पैनल को भी कबाड़े को दे देते हैं कि भैया ये ले जाओ, ये हमारे लिए अब काम का नहीं रहा, हम सिल्वर दे रहे हैं उन्हें। बिल्कुल एक तार होता है सिल्वर का, और हम उन्हें सिल्वर दे रहे हैं, और वी आर नॉट बॉदर कि हमें उस सिल्वर को हटाना है उसमें से। हम सीधे बोलते हैं ले जाओ भैया, ये हमारे काम का नहीं है। तो इस जो स्क्रैप जा रहा है ना सिल्वर का, वो रिसाइकल नहीं हो रहा, और धीमे धीमे दुनिया से ख़त्म होता चला जा अच्छा रहा है। एक चीज़ और है, ये इंटरेस्टिंग है, गोल्ड हम खरीदते हैं तो 30% रिजर्व सेंट्रल बैंक्स के पास है। एनी टाइम अगर आप सोचो क्राइसिस आ गया, गोल्ड की डिमांड आ गई, दे हैव द रिजर्व, ऑयल में रिजर्व वो निकाल रहे हैं, लेकिन ये रिजर्व सिल्वर में नहीं है हमारे पास। वेरी ट्रू। ये आता है कंज्यूम हो जाता है, आता है कंज्यूम हो जाता है, और इसे हम फेंक भी रहे हैं। इस और कोई सोच रहा है? पहले तो हम सोचते थे कि वो जो चांदी की वर्क चढ़ाई जाती थी मिठाइयों के ऊपर, बस उतनी चांदी हम क्लासिक एग्जाम्पल आपने दिया है। आपने दिया है। वो चांदी फिर वापस मिलनी नहीं है, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि सिल्वर का अपना कोई माइंस 30% ही है, बाकी ये बाई प्रोडक्ट है। ये तो बहुत बड़ा वो है। अब आप देखेंगे कि ये बाई प्रोडक्ट की बात क्यों आ रही है। अब जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, जब हम कम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर आयरन ओर ही कम निकलेगा या कोई और कम निकलेगा, तो इसका मतलब है सिल्वर भी कम निकल रहा है। आप बातों बातों में कुछ ऐसा कह जा रही हैं कि मुझे दूसरा सवाल पूछना पड़ रहा है। अब अभी आपने बातों बातों में कह दिया कि जब हम देखेंगे इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, तो वो नज़दीक आप देख रही हैं क्या? मुझे लग रहा है कि एक अगर ये 2-3 महीने पे हिट करेगा ना, तो एक रिसेशन यहाँ पे आने का इम्पैक्ट स्लो डाउन का आएगा। आप बोलेंगे कि ये क्यों आएगा, 2 वॉर तो पहले ही मतलब वर्ल्ड देख रहा है। इस बार US इन्वॉल्व है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे वो क्यों इतना बोल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, उनके एलाइज का दबाव आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, आप एशियन इकोनॉमीज़ में वॉर कराया है आपने, मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। यहाँ इंडिया और चाइना है अकेला, जो कि पूरे मतलब वर्ल्ड का आधा पॉपुलेशन लेके बैठा, उससे ज़्यादा। उनको सेटिस्फाई करना उनकी नीड को, चाहे वो फूड हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, और यहाँ पे गड़बड़ी हुई ना, तो मुझे लगता है कि रिसेशन हिट कर सकता है, कि आधी से ज़्यादा जो मतलब पॉपुलेशन है वो हमारे कॉन्टिनेंट में है। तो हमारा अगर गड़बड़ हुआ तो रिसेशन के चांसेस होंगे यहाँ पे। हालांकि मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, बिल्कुल होनी को कौन टाल सकता है। अब मुझे मैम आप एक और लास्ट सवाल का जवाब दें कि आपके हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्या है, या आपका फेवरेट क्या है? पहले मेरा फेवरेट होता था बॉन्ड, SGB, वो आइसिंग ऑन द केक होता था, 2.5% का एक इंटरेस्ट रेट, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा, प्राइमरी ट्रांच आ नहीं रहा। तो अब मैं जाना चाहूँगी, प्रोफाइल वाइज जाना चाहूँगी। जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट से यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ETF है। 120-110 से हम
पूल कर सकते हैं अपने मनी को। तो मुझे लग रहा है कि छोटा प्रोफाइल और आप यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा मतलब वोलाटिलिटी को प्ले नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, तो आपके प्राइस के हिसाब से वो ETF आपको बढ़ता घटता रहेगा और मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही चाहिए। वो चीज़ है, जो लोग यहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट है शादी को लेके कि उन्हें शादी मतलब बच्चों की शादी करनी है या गिफ्ट पर्पज़ है, वो फिज़िकल में जा सकते हैं। और मुझे एक चीज़ लग रहा है कि फ़िज़िकल में जाने के लिए जिनको इमीडिएट ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट नहीं है, वो यहाँ पे कट्स लेके भी रख सकते हैं। 50 ग्राम का ले लिया, बिस्किट्स ले लिए, वहाँ पे आपको 3% GST के साथ वो मिल जाता है, उसमें हम मेकिंग चार्जेस से बच जाते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो मतलब यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट में खास करके ऑप्शंस है, क्योंकि कम मार्जिन के साथ एक हम यहाँ पे सेफ प्ले करते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रोफाइल वाइज हमें यहाँ पे बांट के चलना चाहिए, ETF, देन गोल्ड, फिजिकल, और फिर हम यहाँ पे आना चाहिए, लास्ट में हमें आना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट। और ऑप्शंस में काम मोस्टली वो ही करें जिन्हें इसके बारे में समझ है, जानकारी है। बिल्कुल। समझ की कमी है तो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैम ने आपको पहले ही बता दिया है, वहाँ पे जाके आप थोड़ा, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को मांझ लो थोड़ा। बिल्कुल। एक बार आप फ्री चैनल ज्वाइन करो वहाँ पे, और सिर्फ चैनल ज्वाइन करने की बात नहीं है मैम, इतना सारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और मैंने देखा है कि इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे हम CME की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ सिमुलेटर्स होता है ना, हम गाड़ी सिमुलेटर्स में देखते हैं, वैसे आप पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। कुछ नहीं, हम एक पोर्टफोलियो बना लेंगे। हाँ, हमें वहाँ खुद का पैसा लग नहीं रहा है, हम डेमो ट्रेड करके देख लेते हैं 2 महीने। ओ वाह, हम क्यों ना हम मतलब उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमें ऑनलाइन इतना बढ़िया मिल रहा है, CME का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। तो मैं आई वाज क्वाइट अमेज कि ये इतना अच्छा, मतलब इतने दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। हाँ। और वहाँ पे आप डेमो ट्रेड कर लीजिए, जब आपको लग रहा है कि ठीक है मैं वेल वर्स्ड हो गया, मैं संभाल सकता हूँ ऑप्शन के मतलब पोर्टफोलियो को, फ्यूचर्स को मैं संभाल सकता हूँ, तब हम रियल मार्केट में आते हैं ना। हम 2 महीने रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, और 2 महीने बल्कि फिर आपकी और पुख्ता तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आप मार्केट आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया, ठीक है इसे मैं कहीं डेमो ट्रेड में डाल के देखता हूँ, वो सबसे बढ़िया है। आप बैक टेस्टिंग खुद का करो। हाँ। और जब आपको लग रहा है कि ठीक है मतलब इट्स फाइन, देन गो फॉर इट। आप रियल ट्रेड में तब आइए। और अगर आपको ये लग रहा है कि वंदा मैम जो बता रही है वो ठीक बता रही हैं, तो फिर वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए कि मैम बिल्कुल आपने जो कहा था वैसा हुआ, मैंने चेक किया और आजमा चुका हूँ मैं। क्योंकि जब ऐसे कमेंट्स आते हैं मैम तो बाकी लोगों का भी भरोसा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तो ये तो मुझे लगता है हमारा भरोसा तब बढ़ता है जब वो बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ और हमारा पोर्टफोलियो सेफ है। वो सबसे बड़ा बूस्टअप होता है। हाँ। क्योंकि जब कोई बोलते हैं ना आपने सही समय पे निकाल दिया, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो आपने सही समय पे निकाला, आपने 4:20 पे बोला था स्पेकुलेटिव हो गई है रैली, अब यहाँ से निकल जाओ, वो कमेंट्स आपको ना मतलब बता नहीं सकते कितना एनर्जी देता है। और फिर आपको लगता है कि डिग डिपर, हाँ। आप और पढ़ो और जानो और फिर और मतलब समय से उनके साथ मतलब कम्युनिकेट कर पाओ कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। हालांकि बॉटम और टॉप ढूंढना बहुत मुश्किल है, वेरी ट्रू। लेकिन आज के पॉडकास्ट में आपको नियर फ्यूचर गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ तक जा सकते हैं ये भी मालूम चला है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो 2029 तक 30 तक क्या टारगेट अपने दिमाग में रखें वो भी आपको मालूम चला है। आपको ETF फंड्स के नाम मैम की तरफ से बताए गए हैं। ऑल्दो मैंने तब भी डिस्क्लेमर दिया था, अभी मैं दे दूं कि वो सीधे निवेश की कोई सलाह नहीं है, लेकिन मैम के फेवरेट क्या हैं वो आपको मालूम चला है। 21 साल का अनुभव वंदा मैम के पास है और वो पूरे पॉडकास्ट में झलका भी है उनकी बातों में। तो इसीलिए आप वंदा मैम के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं तो वो मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना टाइम दिया और समझाया सोने और चांदी के बारे में। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का, इतने लोगों तक ये रीच आएगी ना, मुझे लगता है कि जो हम जान रहे हैं और जो हम सही जान रहे हैं वो जगह पे जाना चाहिए और मतलब फंड्स फंसने नहीं चाहिए। राइट, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। सेम हियर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।